शेख हसीना की जिंदगी एक लड़की की कहानी है जो गांव के छोटे से घर से उठकर पूरी दुनिया की सबसे लंबी समय तक सत्ता संभालने वाली महिला प्रधानमंत्री बनी और फिर अचानक जनता के गुस्से में घिर कर सत्ता से बेदखल होकर देश छोड़ने पर मजबूर हो गई। ये कहानी जितनी प्रेरक है उतनी ही खून, आंसू, तख्ता पलट, जेल और जनता के गुस्से से भरी हुई भी है। जरा सोचिए, 15 अगस्त 1975 की सुबह ढाका में बंगबंधु भवन के अंदर गोलियों की आवाज गूंजती है। पूरा खानदान मिटा दिया जाता है, लेकिन दो बहन शेख हसीना और रेहान जिंदा बची होती हैं, क्योंकि वो 1000 किलोमीटर दूर यूरोप में है। कुछ साल बाद यही लड़की उस देश की प्रधानमंत्री बनती है, अपने पिता के कातिलों को सजा दिलाती है, देश की अर्थव्यवस्था बदलती है और फिर 2024 में वही देश उसके खिलाफ सड़कों पर उतरकर उसकी 15 साल की लगातार हुकूमत को गिरा देता है। यही है शेख हसीना की असली सच्ची कहानी, जहां एक तरफ आयरन लेडी की मजबूती दिखती है, दूसरी तरफ तानाशाही की आरोपों का अंधेरा भी। बचपन और परिवार। शेख हसीना का जन्म 28 सितंबर 1947 को तुंगीपाड़ा, पूर्व बंगाला में हुआ था, आज का बांग्लादेश। उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान थे, जो आगे चलकर बांग्लादेश के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति बने। 1960 के दशक में वे छात्र राजनीति और आवामी लीग से जुड़ी और पिता के साथ रैलियां आंदोलन में नजर आने लगी। 1971 में जब बांग्लादेश के मुक्ति युद्ध शुरू हुआ, तब उनके पिता पाकिस्तान के सेना द्वारा गिरफ्तार थे और हसीना अपना पहली संतान की उम्मीद कर रही थी। इस दौरान परिवार पर लगातार दबाव और निगरानी बनी रही। परिवार का नरसंहार और निर्वासन। 15 अगस्त 1975 को सेना के कुछ अफसरों ने तख्ता पलट करके राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान को हत्या कर दी और उनके परिवार के लगभग 18 सदस्यों को मार डाला। उस दिन हसीना और उनकी छोटी बहन रेहाना पश्चिम जर्मनी में थी, इसलिए वे बच गए। हत्या के बाद हसीना कई साल तक भारत में, खासकर दिल्ली के पंडरा रोड इलाका में एक गुप्त नाम से रही, ताकि कातिलों की नजर से बच सके। 1975 से 1981 तक वे निर्वासन, गुमनामी और लगातार डर की जिंदगी जीती रही, लेकिन इस बीच दुनिया भर में जाकर अपने पिता के कातिलों के खिलाफ आवाज उठाती रही। आवामी लीग की नेता बनना। 16 फरवरी 1981 को निर्वासन में रहते हुए उन्हें आवामी लीग का अध्यक्ष चुना गया। 17 मई 1981 को वे लंबे निर्वासन के बाद ढाका लौटी, जहां भारी भीड़ ने उनका स्वागत किया। 1980 के दशक में सैन्य शासक हुसैन मोहम्मद इरशाद के दौर में उन्हें कई बार नजरबंद और घर में कैद किया गया, जैसे 1984 और 1950 में कई महीनों तक। 1986 के चुनाव में उन्होंने संसद की 3 सीटें जीती और संसद के विपक्ष की नेता बनी, जिससे वे राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गई। पहली बार प्रधानमंत्री। जून 1996 के आम चुनाव में आवाम लीग की जीत हुई और 23 जून 1996 को शेख हसीना पहली बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। यह दौर 15 जुलाई 2001 तक चला। इस कार्यकाल में उन्होंने भारत के साथ 1996 का गंगा जल साझा समझौता किया और गरीबी घटाने तथा ग्रामीण विकास पर जोर दिया। 1998 की भयंकर बाढ़ से निपटना भी उनकी सरकार की बड़ी चुनौती थी। 2001 के चुनाव में उनकी पार्टी हार गई और सत्ता खालिद जिया की बीएनपी के हाथ में चली गई। विपक्ष, हमले और संघर्ष। 2001-2006 के बीच शेख हसीना विपक्ष में रही और देश में राजनीतिक हिंसा चरम पर और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चलाती रही। 21 अगस्त 2004 को ढाका में आवामी लीग की एक रैली पर ग्रेनेड हमला हुआ, जिसमें कई वरिष्ठ नेता मारे गए। हसीना बाल बची, लेकिन उनके कानों पर स्थायी असर पड़ा। जनवरी 2007 में राजनीतिक संकट के बीच आपातकाल लगा। सेना समर्थित अंतरिम सरकार बनी और हसीना पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया। हालांकि बाद में उन्हें रिहा कर विदेश जाने की अनुमति भी मिली। दूसरी पारी और डिजिटल बांग्लादेश।
29 दिसंबर 2008 के आम चुनाव में आवामी लीग के नेतृत्व वाले ग्रैंड अलायंस ने भारी जीत हासिल की। 6 जनवरी 2009 को शेख हसीना दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी। इस कार्यकाल में उन्होंने डिजिटल बांग्लादेश 2021 का नारा देकर IT, मोबाइल कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया, जिससे GDP तेजी से बढ़ने लगी और बांग्लादेश कपड़ा उद्योग में उभरता सितारा बना। साथ ही युद्ध अपराध न्यायाधिकरण के जरिए 1971 के युद्ध अपराधियों को सजा दिलाने की पहल की, जिसे जहां कई लोग ने न्याय कहा, वहीं विरोधियों ने उसे राजनीतिक बदलाव की कार्रवाई बताया। लगातार तीसरी जीत और सख्त छवि। 5 जनवरी 2014 के चुनाव में मुख्य विपक्षी दलों ने चुनाव के बहिष्कार किया, फिर भी आवामी लीग ने दोबारा सत्ता हासिल की और हसीना लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी। इस दौर में देश में तेज आर्थिक विकास, बिजली उत्पादन में बढ़ोतरी, महिलाओं की शिक्षा और वस्त्र उद्योग का विस्तार, लेकिन साथ ही विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी, मीडिया पर दबाव और मानवाधिकार उल्लंघन की आरोप भी बढ़े। अमेरिका ने 2021 के आसपास विशेष बल रैपिड एक्शन बटालियन पर कथित मुठभेड़ की गुमशुदाओं की आरोप में प्रतिबंध लगाए, जिससे सरकार की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादों में आ गई। चौथी जीत, रिकॉर्ड सत्ता और विरोध। 30 दिसंबर 2018 के चुनाव में आवामी लीग को भारी बहुमत मिला और हसीना लगातार तीसरी कुल चौथी बार प्रधानमंत्री बनी। जनवरी 2024 के आम चुनाव में एक बार फिर विपक्ष बहिष्कार के बावजूद वे चौथी बार लगातार चुनी गई, जिससे उनकी सत्ता 15 साल से ज्यादा लंबी हो गई। लंबी स्थिरता और विकास के साथ साथ सरकार पर तानाशाही, वन पार्टी रूल और चुनावी धांधली की आरोप लगातार लगते रहे। कई अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने 2014, 2018 और 2024 के चुनावों की पारदर्शिता पर सवाल उठाए। 2024 का छात्र जन आंदोलन और पतन। जुलाई 2024 में सरकारी नौकरियों में कोटा व्यवस्था के खिलाफ छात्रों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू किया, खासकर उन कोटाओं के खिलाफ जो 1971 के स्वतंत्रता सेनानियों की बारिशों के लिए रखे गए थे। सरकारी शक्ति और समर्थन संगठनों की हिंसा के आरोप के बाद आंदोलन हसीना इस्तीफा दो में बदल गया। 29 जुलाई से 4 अगस्त 2024 के बीच झड़पों में लगभग 300 के आसपास लोगों की मौत की खबरें सामने आई, जिसने पूरे देश को हिला दिया। 5 अगस्त 2024 को भारी जन दबाव, राष्ट्रपति भवन की ओर कूच और प्रधानमंत्री निवास पर प्रदर्शन के बीच शेख हसीना ने इस्तीफा दिया और देश छोड़कर निकल गई, जिससे उनकी लगातार 15 साल की हुकूमत का अंत हो गया। अभी शेख हसीना भारत में सुरक्षित है, लेकिन अपने ही देश के कानून और राजनीति से पूरी तरह घिरी हुई है। वापसी की राह कानूनी, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत मुश्किल दिख रही है। शेख हसीना को ढाका की विशेष अदालत ने 2025 में क्राइम्स के अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के मामले में मौत की सजा और साथ में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जो 2024 के छात्र जन आंदोलन पर की गई कठोर कार्रवाई से जुड़ी है। ये फैसला उनकी गैर हाजिरी में हुआ है, क्योंकि वे अभी भारत में ही रह रही है और बांग्लादेश की अदालत में पेश नहीं हुई। तो अभी की स्थिति यह है कि कानूनी तौर पर शेख हसीना को मौत और उम्र कैद दोनों तरह की सजाएं सुनाई जा चुकी, लेकिन वो भारत में होने के वजह से तत्काल लागू नहीं हो पा रहा है। पूरा मामला अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, भारत बांग्लादेश रिश्तों और आगे की अदालतों की अपील पर टिका हुआ है। तो ये थी आज की सोच। मिलते हैं और एक नया सोच के साथ, क्योंकि आज दुनिया को जरूरत है सोच की। जय हिंद।